जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 23 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। देखो, आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को क्या होता है? आज ही के दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन कई सारे स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली आपसे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो आज ही के दिन यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती है। आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में किया गया है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे 2020-21 तो वहाँ पे इसकी चर्चा किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख रहा हूँ और कोशिश करना सभी लोग इसका आंसर देने का। अगर आप लोग आंसर इसका देना बंद करोगे तो मैं भी क्वेश्चन देना बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन देना बंद कर दूंगा। तो कोशिश करो सभी लोग अटेम्प्ट करने का, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए आपको। गलत हो या सही हो वो मैटर नहीं करता, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। क्वेश्चन ट्राई करो, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देने का। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसका जवाब दे दो। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि मांस के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है या फिफ्थ पोजीशन पे है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? मांस के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? फर्स्ट पेज पे सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको एक बार देख सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नज़र नहीं आ रहा। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम मांग क्यों कर रहे हैं? भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि भारत में महिलाओं के जो तलाक का नियम है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, जैन वगैरह के लिए अलग अलग है। तो इस तरह का जो है सबके लिए अलग अलग कानून है, इसलिए हम आर्टिकल 44 के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, ताकि सभी के लिए समान कानून हो सके, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए समान कानून हो सके। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता लगातार चर्चा होती है। समान नागरिक संहिता क्यों चाहिए हमारे देश में, क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक नहीं है, क्यों ये नहीं चाहिए, दोनों ही पर्सपेक्टिव में आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। देखो, सबसे पहले तो यही न्यूज़ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जल प्रबंधन के लिए सिर्फ 4 राज्य ही मामूली कार्य कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा होता रहता है और कैग की रिपोर्ट को आपको स्टडी करना चाहिए जब आपको मेंस लिखना होगा। जल प्रबंधन एक टॉपिक अगर आता है, सपोज करो कि मेंस में जल प्रबंधन पे आपको लिखना है, तो जल प्रबंधन की जब कुछ कमियों को आप लिखोगे तो इसको जरूर उजागर करना कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक हमारे देश में सिर्फ 19 राज्य ने भूजल प्रबंधन को लेकर के कानून बनाया और 19 राज्य में भी सिर्फ 4 राज्यों ने भूजल प्रबंधन को लेकर के थोड़ा बहुत काम किया। 19 राज्यों ने कानून बनाया और सिर्फ 4 राज्यों ने थोड़ा बहुत काम किया है, यह कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अब सोचो हमारी राज्य सरकार कितनी सीरियस है, आपको इस बात से नजर आता है कितनी सीरियस है भाई। जबकि ऑलरेडी नीति आयोग का हमारे पास रिपोर्ट था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में नीति आयोग ने कहा था कि 2020 में देश में ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएंगे 21 बड़े सिटी का। तो ऑलरेडी नीति आयोग ने चेतावनी दिया था, उसके बावजूद सिर्फ 19 राज्य ने कानून बनाया और सिर्फ 19 राज्य में सिर्फ 4 राज्यों ने काम किया और थोड़ा बहुत काम किया। ऐसा नहीं कि चारों राज्य ने परफेक्ट काम किया। तो भूजल को लेकर के हमारी राज्य सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है, यह दिखता है इस रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट में, और डायरेक्टली कैग की रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं कैग के बारे में आपको संक्षिप्त डिस्कस कर देता हूं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है या अधिकारी है, ये कहा गया है डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कैग हैं, ये डायरेक्टली कोटेशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वो ऐसा व्यक्ति है जो ये देखता है कि संसद के द्वारा खर्चों की सीमा से अधिक खर्च न हो या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पे ही खर्च किया जाना चाहिए। कैग का बेसिक काम क्या है? कैग का बेसिक ये काम है कि संसद ने जितना निर्धारित किया है खर्च होना चाहिए, उतना ही खर्च होना चाहिए, और साथ ही साथ जो खर्च जिस चीज़ के लिए अलॉट किया गया है उसी चीज़ के लिए होना चाहिए। मान लेते हैं कि नल जल के लिए सरकार ने खर्च अलॉट किया, अब पता चले कि सरकार किसी और चीज़ में खर्च कर रही है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। महालेखाकार कार्यालय की स्थापना 1858 में हुआ था। आपको याद होगा कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो है कंपनी के हाथों से चला गया था राज्य, और भारत का शासन डायरेक्टली आ गया था ब्रिटिश क्राउन के तहत, और इसी समय में वायसराय का पद आया था। 1860 ईस्वी में सर एडवर्ड ड्रमंड पहले ऑडिटर जनरल थे। 1866 ईस्वी में इसका नाम बदल करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक किया गया, और 1884 ईस्वी में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो अभी हम पद की चर्चा करते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो पद आया था 1884 में आया था। कैग की जिक्र जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा सत्रों का चर्चा है। आर्टिकल 151 में कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखती है। संसद के पटल पे लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ये जो पॉइंट मैं बताया हूँ, ये पॉइंट से लगातार क्वेश्चन पूछता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देती है। प्रेसिडेंट जो यानी राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है। संसद के पटल पर रखवाने के बाद इस रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। लेखा समिति जांच करती है, और लेखा समिति जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देती है। तो लोकसभा अध्यक्ष को देती है। तो ये बेसिक चीज़ें आप याद रख लेना। इस पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भी इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो। एक व्यक्ति 6 वर्ष कंप्लीट करेगा पूरा, अगर उनकी आयु 65 वर्ष से कम बची रह गई तो। कैग को संविधान द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, सेम उसी प्रक्रिया के द्वारा कैग को हटाया जा सकता है। कैग के वेतन या अन्य जो नियुक्ति है, नियुक्ति के बाद वेतन वगैरह में कमी नहीं की जाएगी। अब देखो, कैग की रिपोर्ट में जो 2 चर्चा किया गया था, जो पिछले 3-4 महीना या 6 महीना मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। एक तो यह किया है कि 4 साल में उत्तराखंड सरकार नहीं बता रही कि 35,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए। यह आर्टिकल 204 और 205 का उल्लंघन है। लगभग 5 या 6 महीना पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि 35,000 करोड़ रुपए का हेर फेर उत्तराखंड गवर्नमेंट की परियोजनाओं में दिखा है कैग को, और कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 35,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। 1-2 करोड़ नहीं, 35,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। ये रुपए कहाँ खर्च हुए, इसकी ये बता नहीं रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट, राइट। तो इतना बड़ा अमाउंट कहाँ पे खर्च किया सरकार ने, ये उत्तराखंड सरकार नहीं बता रही है, और ये आर्टिकल 204 और 205 का वायलेशन है। और आज की जो न्यूज़ में मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ कि केवल 19 राज्य ने भूजल प्रबंधन को लेकर के, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर के कानून बनाया है, और उसमें भी सिर्फ 4 राज्य ने थोड़ा बहुत काम किया। देखो, ये सब जो है कैग का रिपोर्ट वगैरह है ना, मेंस लिखने के समय में काफ़ी काम देता है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करें। कैग की रिपोर्ट में मान लो कुछ चर्चा दिया गया, तो उस चर्चा को आप लोग मेंस के में कोट कर सकते हैं, कैग की रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं वहाँ पे, तो उस समय में काफ़ी आवश्यक होगा आपके लिए। कोरोना के बाद भारत को विश्व नेता के रूप में उभरना चाहिए। देखो, हालांकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ ये है कि सरकार का 2044 का क्या लक्ष्य है, 2047 का। 2047 में हम अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे। उस समय में सरकार का लक्ष्य है कि ऊर्जा सेक्टर में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे 2047 तक।
इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कोई भी बहुत बड़ा डिजास्टर आता है विश्व में, उस डिजास्टर के बाद विश्व में एक नई शक्ति के रूप में एक नया देश उभरता है। मसलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जिस तरह से उभरा था, और अमेरिका का वर्चस्व आज भी है, तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका का उतना वर्चस्व नहीं था, ब्रिटेन का वर्चस्व था। तो वही उसी तरह का सिनेरियो आज भी है। आज भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया है कोरोना के रूप में। तो कोरोना के रूप में भारत को विश्व लेवल पे उभरना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। और इसी तरह का सेम स्टेटमेंट अगर आप याद करोगे कि यूनाइटेड नेशन के जो सत्र को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स की चर्चा भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। बहरहाल इसको एक बार पढ़ लेना। इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमने चर्चा किया है कि सामान्य एक देश एक पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा हो रही है देश में। देखो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, डाटा नहीं, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि लोकसभा में जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर में जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया जाता है, उसी जवाब का कुछ पॉइंट दिया गया। ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी काम देगा। जैसे केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में NH पे जो है 1,16,496 हादसे हुए हैं, जिसमें लगभग 48,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो सड़क हादसों को लेकर के आप जरूर इसको कोट कर सकते हैं। राफेल में मिसाइल दागने वाली कंपनी पे 8.54 करोड़ का जुर्माना। तो राफेल मिसाइल अलग है, लेकिन इसको दागने वाली जो कंपनी है वो अलग है, और वो कंपनी यूरोपीय कंपनी है MBDA पे लगभग 10 लाख यूरो यानी लगभग 9 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। अगेन ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये न्यूज़ ऐसा न्यूज़ है कि मैंने देखा है कि लगभग 6 महीना तक पेपर में लगातार ये न्यूज़ आता था, और ये न्यूज़ संबंधित है CAA से लेकर के। देखो, हमारे देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अभी तक पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 3,117 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है, राइट। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो नागरिकता दिया गया है, क्या जो CAA अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 के तहत दिया गया? बिल्कुल नहीं। तो ये जो दिया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत आ गया। हमारे पास जो है नागरिकता अधिनियम 1955 है, और 1955 में ये प्रोविज़न किया गया है कि एक व्यक्ति पिछले 11 वर्ष से भारत में रहा हो, और पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रहा हो। 11 वर्ष भारत रह चुका हो और पिछले 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन CAA में क्या प्रोविज़न किया गया था? CAA में बस ये प्रोविज़न किया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ के, यानी वहाँ के मुस्लिम को छोड़ करके अन्य जो भी कम्युनिटी है, वो इंडिया में 5 वर्ष पहले रह चुके हैं और पिछले 1 वर्ष से लगातार रह रहे हैं, तो उसे नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है वो। यानी पिछले 6 वर्ष से वो भारत में रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। और एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है, जनरल कानून हमारे देश में ये है कि अगर 12 वर्ष आप भारत में रह चुके हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CM बस ये प्रोविज़न कर दिया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटी लोगों को जो 6 वर्ष भारत में रह चुका है वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखो, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। मसलन आप देखोगे कि हमारे देश के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिंगर हैं अदनाम सामी। अदनाम सामी को एक मुस्लिम है और उसे भारत की नागरिकता दिया गया है। तो अदनाम सामी को भारत की नागरिकता क्यों दिया गया है? क्योंकि वो ऑलरेडी 12 वर्ष भारत में रह चुके हैं, राइट। तो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी का हो, वो 12 वर्ष अगर भारत में रह चुका है तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और CAA और NRC में बस ये प्रोविज़न किया गया था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए माइनॉरिटी कम्युनिटी, वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब ये होता है कि वहाँ मुस्लिम छोड़ करके सारी कम्युनिटी वहाँ पे माइनॉरिटी है। तो वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर इंडिया आती है तो उसे नागरिकता 6 वर्ष इंडिया में रहने के बाद दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कल के डेट में कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आ जाए, कोई हिंदू व्यक्ति, और कहे कि हमें नागरिकता दे दो, सरकार उसे नागरिकता देगी। इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे यहाँ। देखो, बेसिकली मुझे याद है कि इसको लेकर के देश भर में आंदोलन हो रहा था CAA को लेकर के। तो लोगों के पास एग्जैक्ट प्रोविज़न का अभाव है, लोगों के पास एग्जैक्ट जानकारी का अभाव था।
उसमें भी कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया आया होगा वही लोग नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। म्यांमार सीमा सुरक्षा पे म्यांमार के साथ आज अहम वार्ता करेंगे श्रृंगला। हमारे देश के विदेश सचिव अभी म्यांमार के दौरे पे गए हुए हैं और 10 लाख कोविड टीका को लेकर के वो म्यांमार पे गए हुए हैं। अब देखो म्यांमार के साथ चुनौती वर्तमान में क्या क्या है। सबसे पहला चुनौती ये है कि रोहिंग्या इशू भारत म्यांमार के बीच में एक चुनौती का सबब है। कोको द्वीप पे चीन का सर्विलेंस सिस्टम, अगर आप देखोगे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिस तरह से मान लो ये अंडमान है, तो इसके ऊपर में एक कोको चैनल है। कोको चैनल से कोको द्वीप अलग है और ये कोको द्वीप जो है ये बेसिकली म्यांमार का है। इस कोको द्वीप पे चीन ने अपना सर्विलेंस सिस्टम लगाया है, यानी चीन हम लोग की निगरानी कर सकता है यहाँ से, राइट। ओबोर में शामिल होना, वन बेल्ट वन रोड में इनिशिएटिव में शामिल है म्यांमार। और आज जिस समय म्यांमार में झुंटा सरकार है, यानी सैन्य सरकार है वहाँ पे, तो ये भी चुनौती है। अब थोड़ा बहुत मैं बेसिक डिस्कस कर देता हूँ, मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा म्यांमार को लेकर के किसी वीडियो बना करके अलग से सेपरेट। भारत म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। समुद्री सुरक्षा के लिए भी हमें म्यांमार की आवश्यकता है और ज़मीनी सुरक्षा के लिए भी हमें म्यांमार की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप सभी को याद होगा कि एक्ट ईस्ट नीति, पहले लुक ईस्ट नीति था, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गया है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी हमें आसियान के साथ संबंध इंप्रूव करना है, उसके लिए सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी हमें आसियान के साथ संबंध इंप्रूव करना है, तो हमें म्यांमार के साथ संबंध इंप्रूव करना पड़ेगा। आसियान का द्वार म्यांमार को कहा जाता है भारत के लिए। दोनों ही देश आसियान और बिम्स्टेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहयोग कर रहे हैं। मेकांग गंगा कॉरपोरेशन में भी दोनों देश शामिल है, दोनों सहयोग कर रहे हैं। भारत द्वारा सार्क समूह में म्यांमार को पर्यवेक्षक के रूप में समर्थन किया गया, जिसके बाद 2008 में म्यांमार को इस समूह का सदस्य बनाया गया, यानी सार्क देश का पार्ट भी म्यांमार है। 2018 के आंकड़े के अनुसार म्यांमार में भारतीय मूल के लगभग 15 से 20 लाख लोग रहते हैं, राइट। भारत और म्यांमार के बीच 1970 में एक द्विपक्षीय समझौता पे हस्ताक्षर किया था, जो जून 2019 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था। तो व्यापारिक संबंध हमारा ऐतिहासिक संबंध है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें आसियान के साथ संबंध इंप्रूव करना है, हमें आसियान के साथ मिलकर काम करना है, इसलिए म्यांमार की आवश्यकता है। इंडिया म्यांमार पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, वहाँ मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि भारत और म्यांमार संबंध को लेकर के क्या क्या अभी तक संबंध रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। कलादान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स परियोजना भी हमें म्यांमार के साथ संबंध इंप्रूव करने को लेकर के हम काम कर रहे हैं। कलादान परियोजना आपने सुना होगा। IMT हाईवे भी आपने सुना होगा, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, ये भी हम म्यांमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कलादान भी हम म्यांमार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कई सारी जगह भारत और म्यांमार मिलकर काम कर रही है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या जुंटा सरकार आने से, क्या म्यांमार में सैन्य सरकार आने से भारत के साथ उसका संबंध प्रभावित हुआ है? अगर प्रभावित हुआ है तो किस तरह से प्रभावित हुआ? तो ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से। मध्य प्रदेश में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो देना पड़ सकता है जुर्माना। अगर धरना आप कर रहे हैं, जुलूस आप निकाल रहे हैं, मध्य प्रदेश से आप हैं और वहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आपने नुकसान पहुंचाया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इस तरह का कानून लाने वाला मध्य प्रदेश आई थिंक पहला देश बन गया, पहला राज्य बना है आई थिंक। दुश्मन पर प्रलय बरसाएगी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। देखो प्रलय मतलब होता है प्रलय मतलब क्या होता है? प्रलय होता है यानी जहाँ जाकर के सबको तबाह कर देना, जहाँ पे ये गिरेगा वहाँ के पूरे तबाह कर देगा, उसको प्रलय कहा गया, प्रलय आना। तो बस 2 पॉइंट याद रख लेना, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि ऐसे जैसे मिसाइल यहाँ से छूटा और इस तरह से जाकर के यहाँ पे अटैक करता है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है। दूसरा क्रूज मिसाइल जैसे यहाँ से छूटा ऐसे जाकर के वो अटैक करता है। तो क्रूज मिसाइल अलग होता है, बैलिस्टिक मिसाइल अलग होता है। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल हमारे यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी तरह का एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है।
इसका रेंज 500 किलोमीटर है और इसकी जो है ये 1000 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है। तो हमारे देश में वर्तमान में जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम को लेकर के कई काम हो रहे हैं और उसी का एक प्रयास है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। देखो 3 माह में बन जाएंगे आयुर्वेदिक आहार का नियम। कई सारे आपने प्रोडक्ट देखा होगा मार्केट में जो आयुर्वेदिक के नाम पे बिक रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फांसी जो है ये सामने आई और इन्होंने कहा है कि हम आयुर्वेदिक के लिए नियम बनाएंगे। जैसे आपने कई सारे प्रोडक्ट देखा होगा जो कि जिसपे लिखा होता है कि ये खाने से जो है ये आयुर्वेदिक पदार्थ है, इसको आराम से आप खा सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फांसी सामने आई है कि आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होता है या जो प्रोडक्ट को आप आयुर्वेदिक कह के बेचते हैं उस प्रोडक्ट पे हम नियम बनाएंगे। आप जाओ मार्केट, आज किसी भी सामान को आपने परचेज करना, आप देखना वहाँ पे इस तरह का साइन होगा FSSAI। आप चॉकलेट परचेज करो या कुछ भी परचेज करो उस पर आप ये साइन होगा, ये लोगो होगा। तो ये बेसिकली जो है सर्टिफाई करती है, किसी भी फूड को सर्टिफाई करती है। इसका पूरा फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसी भी फूड को सर्टिफाई करती है कि ये फूड सही है, आपके खाने के लिए सही है, तो इसे कहा जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए सरकार एक एक्ट लेकर आई थी 2006 में। केंद्रीय सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 सरकार लेकर आई थी और इसी के तहत 1 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यानी ये जो फांसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत काम करती है। फांसी मानव उपभोग के लिए पौष्टिक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री, आयात की सुविधा, ये सारे के सारा देने का काम करती है फांसी। देश में कई सारे काम फांसी कर रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक रैंकिंग जारी हुआ था फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है गुजरात पहला स्थान पे है देश भर में। फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी हुआ था वो भी फांसी के द्वारा किया गया था। इनफैक्ट फांसी उसमें एक सहयोगी संस्था के रूप में थी। तो फांसी के द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी किया गया था उसमें गुजरात शीर्ष स्थान पे था। उसके बाद ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी शुरू किया गया फांसी के द्वारा। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र ये भी फांसी के द्वारा शुरू किया गया है। कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन जो है ये फांसी और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर काम कर रही हैं और साथ ही साथ आयुर्वेदिक आहार के लिए भी फांसी नियम बनाएगी। तो कई सारे काम जो है फांसी कर रही है। अच्छा, UPSC और स्टेट PCS दोनों में क्वेश्चन पूछा गया फांसी को लेकर के। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोरोना काल में मसालों का दोगुना निर्यात हुआ। मसाला जो है जिस तरह से कोरोना को काउंटर करने में सक्षम थी, जैसे हल्दी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल थी, तो ऐसी कंडीशन में मसालों का निर्यात काफ़ी बढ़ा और लगभग दोगुना हो गया था कोरोना के समय में। अगेन कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आज का मुझे दिखा नहीं है, बस इसको आप लोग पढ़ लेना। देखो एडिटोरियल डिस्कस मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये होता है कि एडिटोरियल डिस्कस तभी करूँगा जब एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होगा। अगर एडिटोरियल इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेगा तो मैं डिस्कस क्यों करूँगा। जैसे ये एडिटोरियल है, पैदल यात्रियों की सुरक्षा का सवाल मुझे कहीं से इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा। आप लोग पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तालिबान को $60 लाख मदद करने की तैयारी कर रहा है यूनाइटेड नेशन। देखते हैं इसको लेकर के क्या होता है, लेकिन इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।